छत पर खड़ी थी, इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा बाजू वाली छत पर एक लड़की खड़ी किसी को हाथ से कुछ इशारा कर रही थी। उत्सुकता हुई कि देखूं कौन है जिसको इशारा कर रही है। ओ तो यह बात थी, सामने की खिड़की पर एक नौजवान खड़ा था, सुंदर और आकर्षण। मुस्कुराकर उसने भी कुछ इशारों से समझाया। मुझे भी समझ आ गया कि ये कहीं मिलने का समय और जगह तय कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरा क्या लेना देना था, मैं क्यों मजा ले रही थी। सचमुच न जाने क्यों मेरा मन बार बार उधर भागने लगा। कभी खिड़की से तो कभी छत से ताक झांक करती रही और उनके हाव भाव का लुत्फ उठाती रही। जब दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस देते तो मेरे मन में भी गुदगुदी होने लगती। उस लड़की का नाम नमिता था। देखने में अच्छी है पर अपनी आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है, किसी को भी कुछ भी कह देती है। अब शायद उस नौजवान समीर के चक्कर में और भी ज़्यादा इतराने लगी है। मन होता है कि उसे मजा चखाया जाए, पर जाने दो, मुझे क्या करना है। पर ऐसा नहीं था। जितना मैं दिमाग कहीं और लगाना चाहती, घूम घूम कर वहीं पहुंच जाती। कई बार उत्सुकतावश छत पर जाकर खड़ी हो जाती, पढ़ने के लिए किताब ले जाती, पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। बार बार नज़र वहीं दौड़ जाती, फिर कुछ ना दिखता तो नीचे उतर आती। एक दिन नमिता से मुलाकात हुई। हमेशा की तरह अपने डींगे मारने लगी। मैंने उसे टोका, आजकल क्या चल रहा है, किसी से कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है। अच्छा, तू समीर की बात कर रही है। देख ले मुझ पर कैसे फिदा हो गया है। आखिर कुछ तो होगा मुझ में जो वह मुझे डेट कर रहा है। किसी और की तरफ तो वह देखता भी नहीं है। तू भी तो उसके आसपास रहती है, पर तेरे में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग है, बाकी सब फीकी पड़ जाती हैं। नमिता का गुरूर साफ झलक रहा था। ओहो, इतना घमंड। मैंने उससे कुछ कहा तो नहीं, पर बुरा लगा और अपमानित भी महसूस किया। बहुत दिन तक उसकी बातें मुझे काफ़ी खटकती रही। मैंने अब तांग झांक करना भी बंद कर दिया था, मन ही नहीं करता था। उस दिन सड़क पर कुछ शोर सुनाई दिया तो देखने छत पर चली आई। नीचे देख रही थी कि सामने की खिड़की में समीर को खड़ा देखा। वह किसी को हाथ हिलाकर वेव कर रहा था। मैंने देखने की कोशिश की कि किसे हाथ हिला रहा है, क्योंकि नमिता तो नज़र नहीं आ रही थी। यह क्या, वह तो मेरी ओर ही देख रहा था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं घबरा कर वहाँ से चली आई। मैं गलत भी तो समझ सकती हूँ। अगले दिन बाल धोए तो ठंड के मारे तेज धूप में बाल सुखाने छत पर चली आई। मन हुआ चुपके से देखूं कि सामने खिड़की में कोई है क्या। समीर दिखा, उसने भी मुझे देख लिया था। इस बार जब उसने हाथ हिलाया तो मेरे मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे नमिता की बात याद आ गई कि समीर तो उसके अलावा किसी को भी नहीं देखता। अब आकर देख ले तो उसे मजा आ जाएगा। इस जरा से वाक़ये ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। जानबूझकर कभी खिड़की कभी छत से समीर को मौका देती कि वह मुझे देख ले और हाथ हिला दे। मैं भी अब जवाब में मुस्कुराकर हाथ हिला देती थी। मेरे मन में समीर के लिए कुछ भी नहीं था, पर नमिता को नीचा दिखाने और अपनी बेइज्जती का बदला लेने की भावना जोर मारने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो बस स्टैंड पर समीर को खड़ा देखा। मुझे देखा तो मेरे पास आ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसने ही कहा, घर जा रही हो। मैंने सिर हिला दिया। वह बोला, मैं भी घर जा रहा हूँ, और वह साथ साथ चलने लगा। मैं ज़्यादातर खामोश ही रही। हाँ हूँ मैं जवाब देती रही। फिर घर आ गया। मैं जल्दी से बाय करके अंदर चली गई थी। बीच में एक दो दिन और निकल गए। कॉलेज से लौटते समय मेरी आंखें समीर को ढूंढने लगती। आज दिखा तो चेहरा खिल उठा। लगता है वह जानबूझकर इसी समय बस स्टैंड के आसपास रहता है ताकि मुझसे मिल सके। भले ही यह कहकर कि मन को बहला रही थी कि मेरे मन में समीर के लिए कुछ नहीं था, पर कुछ तो मुझे भी हो रहा था। तभी तो उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। बात बड़ी शालीनता से करता और विनम्र भी लग रहा था। अब समीर रोज ही मिलने लगा, पर साथ केवल कुछ समय का ही रहता था। एक दिन वह बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं और कुछ खा भी लेंगे। मैंने कहा, तुम खा लो, मुझे तो भूख नहीं है। घबरा रही थी क्योंकि इससे पहले किसी लड़के के साथ कभी रेस्टोरेंट नहीं गई थी। समीर ने झट मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्लीज़ प्लीज़। उसके हाथ के स्पर्श से पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। मैं उसे मना नहीं कर पाई। फिर हम रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ मैंने तो कॉफ़ी ली और समीर ने कॉफ़ी और सैंडविच।
घर लौटकर समीर का वह हाथ पकड़ना याद आता रहा। अजीब सी अनुभूति हो रही थी। अब हम रोज मिलने लगे। सड़क पार करते जब वह मेरा हाथ पकड़ता तो बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन पिक्चर का प्रोग्राम भी बना। थोड़ी झिझक थी क्योंकि उसके पास बैठने का सोचकर अजीब सा लग रहा था। पिक्चर देखते देखते अचानक मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मैंने धीरे से वह हाथ हटा दिया पर थोड़ी देर बाद फिर से वही हुआ। इस बार मैं चुपचाप बैठी रही। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी। थोड़ी अनमनी जरूर हो गई थी। लौटते में पिक्चर के बारे में बात करते करते हम घर आ गए। एक दिन अचानक नमिता मिल गई। थोड़ी बुझी हुई और दुबली लग रही थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही बोल उठी, तो आजकल समीर के साथ प्यार का नाटक चल रहा है। मैं बोली, क्यों आग लग गई? बड़ा घमंड था ना कि तुम्हारे अलावा वह किसी को देखता तक नहीं है। वह बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी से भी दोस्ती करे, प्यार करे। मुझे जब से पता चला कि वह तुम्हारे साथ संबंध बना रहा है तो मुझे लगा कि तुम्हें आगाह कर दूं। किस बात के लिए? मैंने पूछा। वह बोली, थोड़ा सावधान रहना, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। मैं समझ गई कि वह जलन के कारण मुझे समीर के खिलाफ भड़का रही है। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी दाल नहीं गल रही तो उस बेचारे को बदनाम कर रही हो। मेरा वह अच्छा दोस्त है और रहेगा। तुम अपने पर ध्यान दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। नमिता बोली, मैंने अपना फर्ज समझकर तुम्हें चेता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं मन ही मन बड़ी खुश थी यह देखकर कि नमिता के अहंकार को कैसी चोट लगी है। कहाँ गया उसका अहंकार? अगले दिन समीर मिला तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि नमिता से उसके संबंध बिगड़ने के कारण क्या थे। वह बोला, उसकी अकड़ और उसकी कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ भी समझती नहीं है। कई बार उसने मेरी भी बेइज्जती की है। जब देखो अपनी ही शान मारना, इतना घमंड, तौबा तौबा। मैं उसके नखरे आखिर कब तक सहता, इसलिए मैंने तौबा कर ली उससे। जिस सहजता से समीर ने यह सब कहा वह मुझे थोड़ा अटपटा जरूर लगा, क्योंकि जब कोई संबंध टूटता है तो उसकी चुभन उसकी टीस चेहरे पर और आवाज़ में भी आ जाती है। पर उसने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि नमिता के बारे में सब यही राय रखते हैं। मेरा मन निश्चित हो गया था और समीर मुझे सही लगा। धीरे धीरे से मैं समीर के प्रति गंभीर होने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वह प्यार ही है। उससे मिलना, बातें करना, साथ खाना पीना, मूवी देखते हुए उसके पास बैठना, हाथों में हाथ, उसका स्पर्श, सब कुछ गुदगुदा जाता था। उससे मिलने की उत्कंठा बराबर बनी रहती और हर नए दिन की शुरुआत उससे मिलने की आस में प्रसन्नता बनी रहती। मैंने कई बार समीर को घर बुलाने का सोचा पर घबराती थी कि घर वाले इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के रिश्तों को शक की नज़र से देखा जाता है। सोचा इंतजार करना ही बेहतर होगा। वैसे समीर भी इस विषय को टाल देता था। आज परिवार के साथ शॉपिंग करने का विचार मन में आया तो समीर से बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। उसने भी कहा कि आज वह कुछ ज़्यादा ही बिजी है। दोपहर को माँ और बहनों के साथ मॉल में चली गई। हम छोटे बड़े स्टोर में जा रहे थे और कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। जूते और सैंडल लेने एक स्टोर के अंदर गए, तभी फूड कोर्ट पर नज़र पड़ी। अरे यह तो साइड से समीर जैसा लग रहा है और उसके पास बैठी यह लड़की कौन है? पर नहीं, यह समीर नहीं हो सकता। उसे तो आज दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। ऑफिस में इतना सारा काम जो था। देखूं तो सही कि समीर ही है या फिर कोई और। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा समीर ही था। हेलो समीर। समीर ने मुड़कर देखा और एकदम से उठ खड़ा हुआ। अरे तुम यहाँ कैसे? बस शॉपिंग करने आई थी। मेरी आंखें फिर भी उस लड़की को ही घूर रही थी। समीर मेरी जिज्ञासा को समझ गया था। बोला, नमिता, यह मेरी मौसेरी बहन रिया है, कानपुर से अचानक आ गई। अच्छा हुआ मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो इसे यहाँ ले आया। यह कहकर वह रिया की ओर मुड़ा। रिया, यह नमिता है, हमारे पड़ोस में रहती है। कहते ही समीर ने मेरी तरह आंख मिचमिचा दी। मैं समझ गई कि वह उसे नहीं बताना चाह रहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा पर सोचा कल बात करूँगी। अगले दिन समीर मिला तो मैंने पूछा, क्या रिया सचमुच तुम्हारी कज़न है या फिर कोई और उस समय ये झूठ क्यों बोला मेरे लिए? क्या शान बिगड़ रही थी यह कहने में कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ?
या फिर गर्लफ्रेंड ही कह देते। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ, सब बताता हूँ। रिया मेरी मौसी की लड़की है। तुम्हारे बारे में अगर मैं सही बोल देता तो तुम्हारा मेरा अफेयर मेरी मम्मी पापा तक पहुँच जाता, और वह भी नमक मिर्च लगकर। मैं चाहता हूँ कि मैं ही उन्हें सच बताऊँ, ना कि कोई और रिया तो चली भी गई है। समीर के चेहरे से और बातों से लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। मैं निश्चित हो गई और हमारे प्यार की पिंगे आगे बढ़ने लगी। इसी बीच मुझे घर वालों के साथ एक शादी में कलकत्ता जाना पड़ा। 5-6 दिन का प्रोग्राम था। समीर को बड़ा बुरा लग रहा था, बार बार कहता रहा तुम रुक जाओ, बाकी सबको जाने दो, पर वह तो संभव ही नहीं था। विवाह के सारे कार्यक्रम निपटने के बाद हमारा कलकत्ता भ्रमण का इरादा था कि तभी पापा के ऑफिस से बुलावा आ गया और हमें 2 दिन पहले ही लौटना पड़ गया। मैं बड़ी खुश थी कि समीर को सरप्राइज़ दूंगी। मैं उसका रिएक्शन देखने को पागल हो रही थी। बम्बई पहुंचते ही जल्दी से नहा धोकर समीर के ऑफिस पहुंच गई। बाहर ऐसी जगह खड़ी हो गई कि वह मुझे नहीं देख पा रहा था। उसे सरप्राइज़ जो देना था। थोड़ी देर में समीर दिखा। मैं सामने आने ही वाली थी कि मुझे रिया दिखी। वह तो चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? मैं अपनी जगह ही ठहर गई। समीर रिया से कुछ कहकर अंदर चला गया और 5-7 मिनट बाद बाहर आ गया। आते ही रिया का हाथ पकड़ा और उससे सटकर चलने लगा। उसके हाव भाव से तो यह उसकी बहन नहीं लग रही थी। हृदय में जैसे शूल चुभ गए हों। एक बार तो मन हुआ कि उनके सामने आ जाऊं, पर मन को किसी तरह से रोक लिया था। लग रहा था जैसे किसी ने जान ही निकाल दी हो। दुखी मन से उल्टे पांव चल दी। लौटते में नमिता टकरा गई। मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, पर ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। नमिता भाप गई, बोली क्या हुआ? क्या लैला मजनू में झगड़ा हो गया है? मैं हंसने लगी और बोली नहीं, आज थोड़ी तबीयत खराब है। ओ अच्छा, मुझे लगा कि शायद कुछ नज़ारा देखकर आ रही हो जिससे सांप सूंघ गया है। अगर मेरी कुछ ज़रूरत पड़े तो बता देना। वह बोली। उसे क्या बताती, चुपचाप घर लौट आई। मन में शंका के बादल गहरा रहे थे। समीर को फ़ोन लगाया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं वापस आ गई हूँ। पूछा क्या कर रहे हो तो बोला अरे कुछ मत पूछो, आज तो सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। अभी 4-6 दिन तक यही हाल रहेगा। तुम चाहो तो 1 हफ्ता और रुक सकती हो। मेरा मन हुआ खूब खरी खोटी सुनाने का, पर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ज़्यादा बात नहीं की। समीर ने मिस यू जानू कहकर फ़ोन बंद कर दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि कह दूं मिस यू माई फुट। बड़ी उथल पुथल चलती रही। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस उलझन को सुलझाऊं। पहले तो लगा था कि मुझे गलतफहमी भी हो सकती है, पर जब समीर ने फ़ोन पर झूठ बोला तो समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो इनके बीच में चल रहा है। फिर तो मॉल में रिया से हुई मुलाकात भी याद आ गई। इसका मतलब वह तो नाम में सवार है, दोनों को ही उल्लू बना रहा है। मन हुआ नमिता से पूछूं कि वह मुझे समीर से सावधान रहने की नसीहत क्यों दे रही थी, पर अब किस मुंह से उससे पूछूं? और जब तक समाधान नहीं होगा मन को चैन नहीं पड़ेगा। क्या करूं? समीर से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। बहानों की उसके पास कोई कमी नहीं होगी। अभी तक तो उसे मालूम नहीं पड़ पाया है कि मैं सब जान गई हूँ। फ़ोन पर मैं नॉर्मल ही रहती, पर एक बात मैंने गौर की कि अब वह बार बार मुझसे जल्दी आने की जिद कर रहा था। अब क्या हुआ होगा? रिया को लेकर घूम रहा था। वह कहाँ गई? क्या वह मुझे ही प्यार करता है? नहीं, मैं अब उसकी बातों में नहीं आने वाली। समीर के हिसाब से मैं कल मुंबई पहुंचने वाली थी, तो वह कल तो मिलेगा। उसको फंसाने की एक तरकीब मैंने सोच ली थी। मैं नमिता के घर गई, उसे सारी बात बताई। पहले तो उसने मुझे कई सारे ताने दिए कि समीर को मुझसे छीन कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और समझ रही थी कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है। फिर बोली तुझे पता नहीं है कि 2 दिन पहले क्या हुआ है? मेरे पूछने पर उसने बताया कि उस दिन वह नीचे ठेले पर सब्जी ले रही थी कि समीर के घर से उसने रिया को निकलते देखा। रिया का चक्कर समीर के साथ कब से चल रहा था। 1-2 लड़कियां और थी जिसे वह अपनी कजन बताता था। मैंने यही सब देखकर तो उससे नाता तोड़ लिया था। रिया रोते हुए बाहर जा रही थी। पहले तो मैं झिझकी, पर हिम्मत जुटाकर उसे रोका और रोने का कारण पूछा। तूने पिंक मूवी देखी है ना? बस वैसी ही कुछ बात हुई है। रिया रोते रोते बोली। जब मैंने पूछा कि तू उसके घर पर अकेली क्यों गई थी, तो बोली कि उसे समीर ने झूठ बोला था कि वह उसे आज अपने घर वालों से मिलवाएगा। लेकिन जब वह उसके घर आई तो उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं था सिवाय उसके
उसे थोड़ा सा अजीब लगा तो वह वापस जाने को तैयार हो गई, पर समीर ने उसे रोका और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। विरोध करते करते रिया ने उसे समझाने की भी कोशिश की, पर उस पर तो हवस का भूत सवार था। रिया ने बोला कि मुझे जुडो कराटे आते हैं, इसलिए मैं अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भागी। कह रही थी पिंक मूवी में बड़ा संदेश दिया था कि नो का मतलब नो होता है। सब बकवास है, कोई नहीं सुनता, सब ज्यों का त्यों है। शुक्र है कि वह बच गई, वह अभी यहाँ आने वाली है, तू भी रुक जा, उससे मिलकर ही जाना। मैंने सोचा कि वह क्या, मैं भी बच गई। मुझे भी तो समीर ने बड़े बड़े होटलों में चलने की दावत दी थी, पर मैं डर के मारे मना कर देती थी। अच्छा हुआ, नहीं तो मेरा भी यही हाल होता, सोचकर ही मैं डर उठी। थोड़ी देर में रिया आ गई, मुझे देखते ही बोली, आप उस दिन मॉल में मिली थी ना। मुझे बड़ा बुरा लगा था जब समीर ने मुझे अपनी कज़न कहकर मेरा परिचय कराया था। मेरे पूछने पर कि कज़न क्यों कहा, वह टाल गया। मुझे भी समझ आ गया कि कलकत्ते से मुझे जल्दी बुलाने का कारण क्या था। रिया ने उससे कन्नी काट ली थी, तो उसे कोई तो चाहिए ही था। नमिता, मैं और रिया अब तीनों एक ही बात सोच रहे थे कि समीर को सबक कैसे सिखाया जाए। प्लान यह बना कि कल हम तीनों ही उसके ऑफिस जाएंगे। मेरा वह इंतज़ार कर ही रहा होगा, तो मैं वहाँ पहले जाऊँगी। उसके बाद नमिता और रिया वहाँ पहुँच जाएंगी, फिर देखा जाएगा जो होगा। मैं समीर के बताए हुए टाइम पर पहुँच गई। उसने गाड़ी मंगवा रखी थी। बड़े तपाक से मिला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे बिठा लिया। मैंने कहा, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, यही बात कर लेते हैं, पर उसने अनसुना कर दिया। दूसरी तरफ जाकर बस बैठने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजे को किसी ने पकड़ लिया। देखा तो नमिता और रिया थी। मेरी तो जान में जान आ गई। अगर ये दोनों वहाँ ना पहुँचती तो पता नहीं मुझे कहाँ ले जाता और क्या करता। अब तो समीर को रुकना ही पड़ा और मैं भी जल्दी से नीचे उतर गई। समीर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, फिर भी वह हंसने लगा। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? रिया तुम कब आई? इतना सुनना था कि रिया ने खींचकर एक चांटा उसकी गाल पर रसीद कर दिया। नमिता भी जैसे तैयार थी, उसने काली शाही समीर के मुंह पर फेंक दी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो चप्पल उतार कर उसकी पीठ पर जड़ दी। इससे पहले कि हम लोगों की नज़र में आए, उसी गाड़ी में बैठकर हम वहां से फटाफट निकल गए। डर यह था कि किसी ने वीडियो बना दिया तो हमारी खैर नहीं, घर वाले तो हमें घर से ही निकाल देंगे। अगले दिन सबसे पहले मैंने अखबार हथिया लिया। जिसका डर था वही हुआ। हेडलाइन थी कि 3 लड़कियों ने एक मजनू की बड़ी दुर्गत बनाई, चप्पल जूतों की पिटाई के साथ। उसके मुंह पर काली स्याही पोत थी। फ़ोटो भी थी। मुझे काटो तो खून नहीं, पर यह क्या, हम में से कोई फ़ोटो में नहीं दिख रही थी। शायद वीडियो वाले ने थोड़ी देर कर दी। बस समीर काला मुँह लिए हाथ जोड़े खड़ा था। अच्छा हुआ जो हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे। घर वालों ने जब यह खबर पड़ी तो कहने लगे, कमाल की बहादुर लड़कियां थी जो ऐसे दुर्द को सबक सिखाया। मैं मंद मंद मुस्कुराती रही। मेरी प्रेम कहानी का ऐसा अंत होगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। वह प्रेम की हिलोरें, तरंगे, उमंगे, पींगे सब काफुर हो गई और इश्क के चक्कर में पड़ने का ख्याल भी दिल से निकल चुका था। अब अच्छी तरह से जान गई हूँ कि समीर जैसे दिलफेक निर्लज आशिक मारे मारे फिरते हैं, जिन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों का तो एक ही फंडा होता है, तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।